भारत से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर न्यूयॉर्क का नया मेयर जोरान ममदानी भारत में बंद एक कैदी उमर खालिद के बारे में क्यों सोच रहा है बॉस? क्या देखकर सोच रहा है? धर्म ही ना देख रहा है और क्या देख रहा है? अगर दर्द और तकलीफ देख रहा होता तो दिल्ली दंगों में मारे गए हिंदुओं के बारे में ना सोच रहा होता। ये पूरी प्लानिंग है भारत की सरकार और यहाँ की न्याय प्रक्रिया पर प्रेशर बनाने की कि देखो उमर खालिद को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर कैसी कैसी बातें हो रही। उमर खालिद की वैचारिक परवरिश कहां से हुई है? यह आपसे जानबूझकर छुपाया गया। उमर खालिद के पिता सैयद कसीम रसूल इलियास SQR इलियास का इतिहास सिमी से जुड़ा हुआ है। यह भी जानना चाहिए कि उमर खालिद को बेल मिल क्यों नहीं। अब कहानी में अगला मोड़ आता है। अमेरिका के सांसद जिम मैकगवर्न और जेमी रेस्किन भारत के राजदूत को चिट्ठी लिख देते हैं। ममदानी की शपथ लेने के बाद ट्विटर पर एक पोस्ट आता है। पोस्ट करने वाला कौन है? नाम सुनकर चौंक जाएंगे। पोस्ट करने वाला है एलेक्स सोरोस। अब इस मैप को देखिए, ये पैसों का मैप, पावर का मैप और नैरेटिव बनाने वाली उस मशीन का मैप जो दिखती नहीं लेकिन असर गहरा छोड़। जोरान ममदानी और जॉर्ज सोरोस नेटवर्क के बीच मिलीभगत का आरोप क्यों उठ रहा है? ये फाइंडिंग किसी अफवाह का नतीजा नहीं है। ये काम किया है सैम एंटर ने, जो पहले खुद सिस्टम का हिस्सा था और अब उसी सिस्टम की परतें खोल रहा है। नमस्कार। आज इस वीडियो में जो खबर बताने जा रहा हूं वो न तो कोई साधारण खबर है और ना ही कोई इमोशनल स्टोरी भर है। ये एक ऐसे इकोसिस्टम और उसकी खतरनाक साजिशों की फैक्ट बेस्ड एनालिसिस है जो आपको आखिर तक हर हाल में देखनी और समझनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि सरकार किसी की भी, सिस्टम तो हमारा है, लेकिन इस इकोसिस्टम का सिस्टम ग्लोबल है बॉस। कहने को तो कहा जाता है कि आतंक का धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकियों के लिए रात में अदालतें खुलवाने से लेकर आर्टिकल छापने तक और किसी तरह उन्हें मासूम बताने तक वालों का एक पूरा इकोसिस्टम है। और मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर एक अनसेड अनअनाउंस्ड नेक्सस है। और आज इस वीडियो में इस नेक्सस और इसकी मॉडस ऑपरेंडी को समझने के लिए सबसे पहले देखिए कि अमेरिका में न्यूयॉर्क के नए नवेले मेयर ने क्या किया। जोरान ममदानी न्यूयॉर्क के नए मेयर और हमारे देश में लेफ्ट और एक खास इकोसिस्टम के चहेते ने एक चिट्ठी या नोट टाइप कुछ लिख दिया जो अब सामने आया है। किसको लिखा भाई? भारत की जेल में बंद उमर खालिद को लिख रहा है। पहले सुनिए कि इस नोट में जोरान ममदानी ने लिखा क्या है। लिख रहा है कि प्रिय उमर, मैं अक्सर कड़वाहट पर आपके शब्दों और उसे खुद पर हावी न होने देने के महत्व के बारे में सोचता हूं। आपके माता पिता से मिलकर खुशी हुई। हम सभी आपके बारे में सोच रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर न्यूयॉर्क का नया मेयर जोरान ममदानी भारत में बंद एक कैदी उमर खालिद के बारे में क्यों सोच रहा है बॉस? क्या देखकर सोच रहा है? धर्म ही ना देख रहा है और क्या देख रहा है? अगर दर्द और तकलीफ देख रहा होता तो दिल्ली दंगों में मारे गए हिंदुओं के बारे में ना सोच रहा होता। पढ़ लिख कर मेयर बनकर भी किसके बारे में सोच रहा है? एक कैदी के बारे में, उमर खालिद के बारे में, जो 5 साल से जेल में है और उस पर कोई छोटी मोटी धाराएं लगी हैं क्या? उमर खालिद कोई रैंडम एक्टिविस्ट नहीं है। ये बात किसी डिबेट की राय नहीं है, बल्कि चार्जशीट की स्याही में लिखी है बॉस। FIR नंबर 59/2020 के तहत आरोप उमर खालिद पर लगे हुए हैं। IPC की धारा 147 और 148 के तहत दंगे भड़काने का आरोप है उमर खालिद पर। IPC 302 के तहत हत्या का आरोप है उमर खालिद पर। IPC 149 के तहत गैरकानूनी जमावड़ा लगाने का आरोप है उमर खालिद पर। UAPA 1967 की धारा 13, 16 से 18 के तहत आतंकी गतिविधि और साजिश का मामला है उमर खालिद पर। आर्म्स एक्ट की धारा लगी हुई है भाई इस पे 25 से 27। बाद में IPC 124A के तहत देशद्रोह और IPC 153A के तहत समुदायों के बीच नफरत फैलाने का आरोप है उमर खालिद पर। कोई छोटे मोटे आरोप हैं। और मार्च 2021 में दिल्ली की सेशंस कोर्ट ने इन आरोपों पर संज्ञान लिया है। सोचिए आप कि जिस उमर खालिद पर इतने संगीन आरोप हैं उसके लिए न्यूयॉर्क के मेयर का दिल धड़क रहा है। कौन बात पे? उमर खालिद का नाम और धर्म नहीं देख रहा है ममदानी, तो क्या देख रहा है? कोई बता दे फिर। और इसलिए बीजेपी भी भड़की हुई है। सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया क्या कह रहे हैं, फिर आगे की बात बताता हूं। कोई भी व्यक्ति अगर एक आरोपी को समर्थन देता है, भारत के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी करता है, तो यह भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत के हर नागरिक को भारत की न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है। कौन होता है एक बाहरी व्यक्ति हमारे लोकतंत्र पे और हमारी न्यायपालिका पे सवाल उठाने वाला? देखिए, कहानी सिर्फ एक लेटर भर की नहीं है। ये उस लंबे पैटर्न का हिस्सा है जिसमें भावनाओं के जरिए नैरेटिव बनाया जाता है और उसी नैरेटिव के सहारे भारत की न्यायिक प्रक्रिया और कानून पर दबाव बनाने की कोशिशें होती। यहां सवाल भावना का नहीं, एक पूरे इकोसिस्टम और उसके असर का है। आप क्या सोच रहे हैं कि न्यूयॉर्क के मेयर बनते जोरान ममदानी का ये पहले का नोट यूं ही बाहर आ गया होगा? ये पूरी प्लानिंग है भारत की सरकार और यहां की न्याय प्रक्रिया पर प्रेशर बनाने की कि देखो उमर खालिद को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर कैसी कैसी बातें हो रही।
लेकिन ये इकोसिस्टम भूल गया कि ये मोदी सरकार है, ये ऐसे प्रेशर का लोड नहीं लेती। कोई कैसे भूल जाएगा बॉस कि दिल्ली दंगों में क्या हुआ था? 2020 के दिल्ली दंगे जिनमें 53 मौतें हुई, 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए, पूरा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों की आग में जल गया। जोरान ममदानी को उमर खालिद का जेल में रहना दिख रहा है, उसको उन हिंदुओं के परिवार नहीं दिख रहे जिनके बच्चे, पति, भाई कभी लौट कर नहीं आएंगे। उमर खालिद तो बेल लेकर बहन की शादी अटेंड कराया, उनका क्या जिनके अपने किसी शादी किसी फंक्शन में लौटने के लिए जिंदा बचे ही नहीं। लेकिन ये पूरा इकोसिस्टम कैसे काम करता है आप उसको बारीकी से समझिए। नैरेटिव कैसे घुमाना है, इंटरनेशनल प्रेशर कैसे बनाना है, इसमें इनको महारत हासिल है। जो इकोसिस्टम बुरहान वानी से लेकर दूसरे आतंकियों की कहानी को इमोशनल बनाने के लिए उनके टीचर, पिता या कुछ और को ढूंढ कर ले आता है, उसने आपको यह नहीं पता लगने दिया कि उमर खालिद का बैकग्राउंड क्या है, उमर खालिद की वैचारिक परवरिश कहां से हुई है। यह आपसे जानबूझकर छुपाया गया। उमर खालिद के पिता सैयद कसीम रसूल इलियास, SQR इलियास का इतिहास सिमी से जुड़ा हुआ है, वही संगठन जिस पर भारत सरकार ने कट्टरपंथी इस्लामवादी गतिविधियों और देश विरोधी नेटवर्क को वैचारिक खाद देने के आरोप में प्रतिबंध लगा रखा है। सबका बाप ढूंढकर निकाल देने वाला इकोसिस्टम उमर खालिद के अब्बा के बारे में यह सब बताना भूल गया होगा। कुछ नहीं भूलते ये लोग, सब सोच समझकर दिखाते हैं, बताते हैं और छुपाते हैं। आप पैटर्न देखिए, अफजल गुरु से लेकर शाहरुख पठान तक भारत में बैठा एक इकोसिस्टम कैसे इनको बचाने का काम करता है, ये समझिए। 9 फरवरी 2013 को अल जजीरा क्या छापता है? अफजल गुरु उनके लिए कश्मीर का फल बेचने वाला है और उसे तिहाड़ में फांसी दिए जाने की खबर चला रहा है। खबर में समय और जगह सही थी, लेकिन पहचान क्या बताई गई? जैसे अफजल गुरु को आम नागरिक बना दिया, जबकि हकीकत यह थी कि वो 2001 के संसद हमले में शामिल ही नहीं बल्कि उसका मास्टरमाइंड था। और नारे क्या लगते हैं बॉस? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरा कातिल जिंदा है। अब दिल्ली दंगों पर लौटते हैं। 27 फरवरी 2020 को जब दिल्ली जल रही थी, तब एक और तस्वीर सामने आई थी। संजय दीक्षित ने लिखा था कि कैसे उस समय NDTV में रहे और तब के टीवी एंकर रवीश कुमार ने फायरिंग करने वाले शाहरुख पठान की पहचान जो है वो अनुराग मिश्रा बता दी थी, जबकि शाहरुख पठान की तस्वीरें, वीडियो और गिरफ्तारी सबके सामने थी। उनके लिए देश मायने नहीं रखता होगा, हमारे लिए सवाल सहानुभूति का नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का है। और यही वजह है कि उमर खालिद को सिर्फ एक छात्र नेता या एक्टिविस्ट कहकर पेश करना आधी सच्चाई दिखाने जैसा है। चार्जशीट, UAPA की धाराएं और अदालत की टिप्पणियां बताती हैं कि मामला महज भाषणों का नहीं है, संगठित साजिश की तरफ इशारा हो रहा है। उमर के केस में मार्च 2022 ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर क्या कहा था आपको पता है? कि यह सिर्फ आरोप नहीं बल्कि पहली नजर में एक संगठित साजिश दिखाती है। मामला भाषण का नहीं, पूरी प्लानिंग का है। 18 अक्टूबर 2022 दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज की और कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर है, मामला UAPA के तहत आता है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे जमानत नहीं दी, कहा गया कि तथ्यों पर सुनवाई निचली अदालतों में होगी और UAPA के मामले में जमानत का मानक अलग, यानी निचली से लेकर ऊपरी अदालत तक। वो कैसे बेल दे देगा भाई जो आरोप लगे हुए हैं? यह भी मत भूलिए कि ये इकोसिस्टम उमर खालिद के अलावा दिल्ली दंगों के दूसरे आरोपियों को भी मासूम बताने की लगातार कोशिश करता रहा है। कौन भूल जाएगा ये चेहरे भाई? शर्जील इमाम। चार्जशीट साफ कहती है कि दंगों से पहले भड़काऊ भाषणों के जरिए हिंसा की जमीन तैयार की। UAPA, देशद्रोह और IPC की धाराएं लगी हुई है, मामला अदालत में है। और शर्जील इमाम का कोई वीडियो भूल जाएगा जिसमें वो चिकन स्नैक को काटने और नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात कर रहा है? ऐसे ही कह दिया हवा में। शाहरुख पठान, दंगों के दौरान पुलिसकर्मी पर गोली चलाने का आरोप और इस पर हत्या के प्रयास, दंगा और आर्म्स एक्ट का आरोप है। इसकी तस्वीरें और वीडियो सारी कहानी खुद बयां कर देती है। ट्रायल चल रहा है। ताहिर हुसैन भाई आम आदमी पार्टी का पार्षद रहा, आरोप है कि दंगों की साजिश रचने का मामला इस पर है, हिंसा भड़काने का, और IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या में इसका नाम आ चुका है। UAPA समेत गंभीर धाराएं हैं, मामला भी ट्रायल स्टेज में है, लेकिन इसको भी भाई पॉलिटिकल नैरेटिव बना दिया गया था कि बाप रे मुसलमान है इसलिए इसको फंसाया जा रहा है। गुलफिशा फातिमा, भड़काऊ भाषण और साजिश के आरोप, UAPA लगा हुआ है, जमानत मिल चुकी है लेकिन केस अदालत में है। इकबाल तन्हा, CA विरोध के नाम पर कथित भूमिका और दंगों के आरोप, जमानत मिली हुई है, मामला विचाराधीन है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस CA को लेकर सड़कों को आग के हवाले किया गया, पुलिस पर हमले हुए, लोगों को निशाना बनाया गया, उसी CA से किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई। बहुत नुकसान देश का हुआ। दंगों के गुनहगारों को इकोसिस्टम और उसका नैरेटिव आज भी बचाने की कोशिश करता है। ये इकोसिस्टम एक नैरेटिव ये भी चलाता है कि उमर खालिद पे बड़ा जुल्म हो रहा है, उसे जानबूझकर बेल नहीं दी जा रही, कोर्ट जो है वो अत्याचार कर रहा है। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि उमर खालिद को बेल मिल क्यों नहीं दी। देखिए, पहली बात तो यह कि कोर्ट जानती है, मानती है कि आरोप गंभीर हैं,
नेटवर्क का शक है और ट्रायल से पहले रिहाई जांच को प्रभावित कर सकती है। दूसरी बड़ी बात, कुछ दिन पहले पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा था कि केस की मेरिट पर वे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक तथ्य नजरअंदाज किया जा रहा है इस केस में। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने बताया था कि कम से कम 7 बार उमर खालिद की तरफ से पेश वकीलों ने तारीख पर तारीख मांगी और सुनवाई को आगे बढ़ने से रोका और अंत में जमानत याचिका ही वापस ले ली गई। यानी कहानी ये नहीं है पूरी तरह से कि अदालत सुनने को तैयार नहीं थी, कहानी ये है कि सुनवाई को होने ही नहीं दिया। और जब बहस ही पूरी नहीं होगी तो जमानत कौन बात की मिलेगी बॉस। यानी शायद इकोसिस्टम को पता है कि बेल मेरिट पे तो मिल नहीं सकती, इसलिए जानबूझकर मामला और नैरेटिव इमोशनल ग्राउंड पर खड़ा किया जा रहा है ताकि मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर मुसलमानों को भड़काया जा सके। लेकिन सवाल यह भी है कि न्यूयॉर्क का मेयर क्यों इतना भावुक हो रहा है। जोरान ममदानी की बात करना भी बहुत जरूरी है। एक हाथ से लिखा हुआ लेटर जिसमें लिखा है बिटरनेस को अपने अंदर मत आने देना, हम सब तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। लेटर की टाइमिंग और पैटर्न पर ध्यान दीजिए। यह खत तब सामने आता है जब ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बनते हैं और लेटर से पहले उमर खालिद के पिता ममदानी से अमेरिका में मिलते हैं। अब कहानी में अगला मोड़ आता है। अमेरिका के सांसद जिम मैकगवर्न और जेमी रेस्किन भारत के राजदूत को चिट्ठी लिख देते हैं, कहते हैं कि 5 साल से प्री ट्रायल डिटेंशन यूएपीए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के खिलाफ है। भारत को फेयर एंड टाइमली ट्रायल देना चाहिए। तुम बताओगे हमको। भारत ने कह दिया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में, कानून अपना काम कर रहा है, अपना हिसाब देखो तुम। लेकिन सवाल फिर वही है कि इतनी दिलचस्पी क्यों आ रही है इन लोगों को। आगे की कहानी जरा ध्यान से सुनिएगा। न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी ने शपथ लेते ही अपनी प्राथमिकताएं साफ कर दी। अपने शहर के जमीनी मुद्दों पर फोकस करने के बजाय उन्होंने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद के प्रति सहानुभूति जताता हुआ नोट वायरल करवा दिया पूरा। यही संकेत देता है कि एजेंडा क्या है और फोकस किस दिशा में जा रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर शहर न्यूयॉर्क के मेयर को उनसे उम्मीद होती है कि वो अपराध और अर्थव्यवस्था जैसे सवालों को पहले उठाएंगे, लेकिन शपथ के तुरंत बाद ममदानी का झुकाव भारत की तिहाड़ जेल में बंद एक आरोपी की तरफ है। इसी वजह से भारत में सवाल उठ रहे हैं कि मानवाधिकार की आड़ में भारत विरोधी नैरेटिव को आगे बढ़ाने वालों के प्रति इतनी हमदर्दी किस बात की। खुद को सेक्युलर बताने वाले ममदानी ने शपथ कुरान पर ली। शपथ ग्रहण समारोह का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनके हाथ के इशारे को लेकर विवाद खड़ा हो गया। रिपब्लिकन समर्थकों ने इस इशारे की तुलना नाजी सैल्यूट से की। इसके बाद राजनीतिक संकेतों और इशारों को लेकर बहस और तेज हो गई। ममदानी की शपथ लेने के बाद ट्विटर पर एक पोस्ट आता है। पोस्ट करने वाला कौन है? नाम सुनकर चौंक जाएंगे आप। पोस्ट करने वाला है एलेक्स सोरोस। एलेक्स सोरोस अपने पोस्ट में लिखता है कि प्राउड टू बी अ न्यूयॉर्कर, कांग्रेट्स मेयर जोरान ममदानी। और इसके पीछे खड़ा है वही नाम जो भारत में कई बार संसद से लेकर सड़क तक गूंज चुका है, जॉर्ज सोरोस। अब इस मैप को देखिए, ये पैसों का मैप, पावर का मैप और नैरेटिव बनाने वाली उस मशीन का मैप जो दिखती नहीं लेकिन असर गहरा छोड़ती है। सबसे ऊपर एक नाम आता है जॉर्ज सोरोस। उसके नीचे फाउंडेशन, सेंटर और ट्रस्ट हैं जो टैक्स एग्जम्पशन के ढांचे में काम करते हैं। नाम अलग है लेकिन मकसद एक बताया जाता है, फंडिंग से पॉलिटिक्स का रास्ता बनाना। ग्रीन लाइन पैसों का फ्लो दिखाती है। टाइड्स फाउंडेशन, ओपन सोसाइटी एक्शन फंड और सेंटर फॉर पॉपुलर डेमोक्रेसी जैसे प्लेटफॉर्म से फंड आगे बढ़ने का आरोप है। चैनल बदलते हैं लेकिन दिशा वही रहती है। इसके बाद नीचे आते हैं वर्किंग फैमिलीज ऑर्गेनाइजेशन, मेक द रोड एक्शन और बेंड द आर्क। यहीं से एनजीओ की दुनिया सीधे पीएसीज और सुपर पीएसीज के चुनावी मैदान में प्रवेश करती है, आरोप लगता है। रेड लाइन एंडोर्समेंट को दिखाती है, 6 संगठन और 6 की 6 राजनीतिक मोहरें। इसी क्रम में आखिर में नाम आता है जोरान ममदानी का। कनेक्शन को लेकर यह चार्ट आरोप है लेकिन सवाल बड़े पूछ रहे हैं। सवाल खड़ा होता है कि जोरान ममदानी और जॉर्ज सोरोस नेटवर्क के बीच मिलीभगत का आरोप क्यों उठ रहा है। बात सीधे फंड ट्रांसफर की नहीं बल्कि एक ही इकोसिस्टम और एक जैसे सपोर्ट नेटवर्क और एक जैसे नैरेटिव की है। यह फाइंडिंग किसी अफवाह का नतीजा नहीं है, यह काम किया है सैम एंटार ने, जो पहले खुद सिस्टम का हिस्सा था और अब उसी सिस्टम की परतें खोल रहा है। सैम एंटार की यह पूरी रिसर्च उसकी इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट व्हाइट कॉलर फ्रॉड पर सामने आई, जहां दस्तावेजों और फाइलिंग्स के आधार पर कनेक्शंस को जोड़कर बताया गया है। जोरान ममदानी पर ब्रिटिश मीडिया डेली मेल की एक रिपोर्ट दावा करती है कि सोरोस से जुड़े चैरिटेबल नेटवर्क्स और पॉलिटिकल एक्शन ग्रुप्स ममदानी के राजनीतिक उभार से जुड़े रहे। लेकिन अब कहानी और गंभीर हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जोरान ममदानी ने रामजी कैसम को न्यूयॉर्क सिटी हॉल में चीफ काउंसिल जैसी अहम भूमिका के लिए चुना। कौन है ये रामजी? यही रामजी कैसम जिसने अलकायदा से जुड़े आतंकियों और कट्टरपंथी मामलों में कानूनी बचाव किया है। अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस है या आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट है सीधी सीधी। भारत में राहुल गांधी और सोरोस के नाम पर सड़क से संसद तक बहस हो चुकी है। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी सवाल नहीं पैटर्न दिखा के आरोप लगा रहे हैं।
गंभीर आरोप लगा रही है बीजेपी। विदेशी मंच, वही चेहरे और बैकग्राउंड में बार बार उभरता नाम राहुल गांधी। 2024 में अमेरिका में राहुल की मुलाकात जैन शोकोस्की में से होती है। साथ में भारत विरोधी रुख के लिए जानी जाने वाली इल्हान उमर होती है। 2025 में वही शोकोस्की अमेरिकी संसद में भारत पर सवाल उठाने वाला बिल लाती है। 2026 में वही सांसद भारत सरकार को चिट्ठी लिखती हैं दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को लेकर। बीजेपी प्रवक्ता भंडारी कहते हैं कि हर बार नैरेटिव बदलता है, चेहरे वही कैसे रह जाते हैं। और फिर बर्लिन में राहुल की मुलाकात सोरोस नेटवर्क से जुड़े इकोसिस्टम के कार्नेलिया वोल से होती है। कार्नेलिया वोल सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी के बोर्ड में है, जिस संस्था को जॉर्ज सोरोस से जुड़े नेटवर्क्स के करीबी माने जाने वाले सर्कल से जोड़ा जाता है। देश के भीतर उकसावे की राजनीति, देश के बाहर इंटरनेशनल लॉबी से संवाद, क्या ये संयोग भर है? ये सवाल उठ रहा है। क्या ये पैटर्न नहीं है? एक मीडिया चैनल पर जब कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के करीबी सैम पिट्रोदा से पूछा गया कि राहुल गांधी पर जॉर्ज सोरोस के करीबी लोगों से मिलने के आरोपों में कितनी सच्चाई है, तो इस बार तो उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोरोस के नेटवर्क से जुड़े हुए लोगों से राहुल गांधी मिल रहा है। कांग्रेस को फर्क पड़े न पड़े, देश को फर्क पड़ता है बॉस। ये महज संयोग कैसे हो सकता है? कितनी बार हो सकता है? ये एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय इको चैम्बर है, जिस पर सीधा आरोप लगता है कि इनका मकसद भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर दिखाना, सरकार को बदनाम करना और आतंकरोधी कानूनों पर सवाल खड़े करना है। ये लड़ाई उमर खालिद की बेल की है ही नहीं। ये लड़ाई न्यूयॉर्क के मेयर की भावनाओं की है ही नहीं। ये लड़ाई है कि कौन तय करेगा कि भारत में दोषी कौन है, कौन तय करेगा एक्टिविस्ट और अक्यूज में फर्क क्या है। क्या भारत इनके हिसाब से चलेगा? क्या ये मोदी सरकार को गिराने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं? क्या इस देश में लोगों को सड़क पर लाने के लिए सब हो रहा है? मुसलमानों को भड़काने के लिए सब हो रहा है? भारत विरोध का ये इकोसिस्टम हर बार एक तय पैटर्न में सक्रिय होता है। कभी अफजल गुरु के नाम पर, कभी बुरहान वानी को स्कूल टीचर का बेटा या अच्छा क्रिकेट खेलने वाला बताकर, कभी उमर खालिद को पीएचडी का छात्र कहकर, और कभी शाहरुख पठान जैसे चेहरों के बचाव से। नाम बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन ढांचा वही रहता है। सवाल है कि क्यों धर्म और मजहब आतंक से अलग करके देखने वाले भी मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर भारत में बंद एक दंगे के आरोपी के लिए चिट्ठी लिख देते हैं। आखिर में बात वही है बॉस कि भारत न्यूयॉर्क सिटी नहीं है और ना ही एनजीओ ड्रिवन डेमोक्रेसी है। यहां संसद कानून बनाती है, पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है, अदालतें फैसला सुनाती है। यहां ना तो सोरोस नेटवर्क चलेगा, न कैपिटल हिल की चिट्ठियां चलेंगी। फैसला संविधान और कानून और कोर्ट से होगा। बाकी सब नैरेटिव है और इस नैरेटिव वार को भारत अब समझ चुका है और अभी और पुख्ता तरीके से समझने की भी जरूरत है। इसलिए आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा और वीडियो को मैक्स शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।